सो चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय दो शब्द हैं। नियंत्रण मतलब कि हमारी बॉडी पार्ट्स पर नियंत्रण कैसे है, वही चीज मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कैसे हम जब पैर को चलने के लिए बोल रहे हैं तभी जो है वो चल रहे हैं। मतलब वही बात, अगर हम बैठे हुए हैं और पैर पैर बोले कि नहीं मेरे को नहीं बैठना, मैं तो जा रहा हूँ, पैर जाने के लिए बोल दे, माइंड बोले कि अबे पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, अपन पढ़ रहे हैं, नहीं पैर बोले नहीं मेरे को नहीं मानना तेरी, निकल पैर जो है वो निकल के भाग गए। ऐसा नहीं हो रहा है ना। हमारे अंग हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, नियंत्रण उसी को बोलते हैं। नियंत्रण है, हमारे अंगों पर नियंत्रण है। हम चाहते हैं, जब हम हाथ उठाना चाहते हैं तभी हम हाथ उठा रहे हैं, जब हम बोलना चाह रहे हैं तभी बोल रहे हैं। क्या हो आप जो है वो क्लास में शांत रहने के लिए बोलो, लेकिन मुंह बोले नहीं मुझे तो बोलना है, तो मुंह जो है वो बोलने लगे और आप जो है क्लास में चुप बैठ ही नहीं पाओ। तो ऐसा नहीं होता ना, नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना। तो नियंत्रण इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल होता है, कंट्रोल, है ना। तो वो कंट्रोल आपके बॉडी पार्ट्स में है। आप बॉडी पार्ट्स जब जिसको जैसा बोल रहे हो तभी वो बॉडी पार्ट जो है वो काम कर रहा होता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल। अगला जो शब्द है नियंत्रण, और उसके बाद आता है समन्वय। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? यदि आप किसी कांटे वाले पौधे को छूते हैं, कांटे वाले पौधे को छूते हैं, और जैसे ही कुछ कांटा आपको चुभता है, जैसे कुछ हल्का सा बिल्कुल छोटा सा कांटा जैसे चुभता है, आपका बॉडी जो है वो आपको अलग कर लेती है, हाथ को जो है वो दूर कर लेती है। क्यों? क्योंकि एकदम से रिएक्शन हो रही है। तो वो ये क्या हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? वहां पर हमारा जो है वो तंत्रिका तंत्र जो है वो काम कर रहा होता है, कोशिकाओं को नुकसान हो रहा होता है, जिसके कारण से कोशिकाएं उस मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाती हैं कि यहाँ कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं, उसको आप अपना हाथ हटाओ। उसी कारण से हम क्या करते हैं, वहां से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोशिकाओं के डैमेज होने से उंगली में डैमेज हुआ था, पूरा हाथ जो है वो अलग हुआ। इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन। हमारे मस्तिष्क और अंग के बीच जो है वो कोऑर्डिनेशन है। आपके पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया, आपके पीछे कुत्ता अगर पीछे पड़ जाता है तो आप तेज भागने लगोगे उससे बचने के लिए। क्या हो उस टाइम जो है आपके पैर पे नियंत्रण ना हो और आप तेज भागने की कोशिश करो लेकिन तेज ना भाग पाओ, कुत्ता काट लेगा आपको, जाहिर सी बात है। तो उस टाइम क्या हो रहा है, आपका बॉडी, आपका मस्तिष्क जो है वो समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेट करता है पैरों से कि भाई जान बचाना है तो भाग, अगर नहीं भागेगा तो कुत्ता काट लेगा। देखो, उसको बोल रहे हैं समन्वय, है ना। इस तरह से जो है बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही होती है, समन्वय कर रही होती है। जैसे मान लीजिए कान जिम्मेदार हैं आपको स्थिर रखने के लिए, एक जगह पर खड़े रखने के लिए। अगर कान नहीं होंगे, या फिर आप लोगों की चीज बता चुका हूं मैं पहले, कान में जो है सेमी सर्कुलर कनाल होती हैं तीन, जो कि हमको बैलेंस बनाने में मदद मदद करती हैं। हम सीधे खड़े रह पाते हैं उन कनर्स के कारण से, कान के कारण से, हाँ। और जब हम, अगर आप झूला झूलते हैं तो वो उन कनर्स में जो है लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। वो फ्लूइड जो है वो घूमने लगता है और उसी के कारण से हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, हमारा माइंड जो है नियंत्रण नहीं रख पाता है, क्योंकि वो कैनल्स में फ्लूइड घूम रहा है लगातार। और हम जो है वो एक जगह पर खड़े हो गए हैं तो मस्तिष्क सोच रहा है नहीं अभी भी हम घूम रहे हैं। उसके कारण से हम जो है वो अगर किसी राउंड अबाउट पे, किसी जो गोल गोल घूमने वाले झूले पर अगर झूल रहे होंगे और एकदम से नीचे उतर जाएं तो हमको चक्कर आने लगते हैं, या फिर तेज तेज गोल गोल घूमने लगे खुद से अपनी एक जगह पर, तब भी हमको चक्कर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कानों में जो फ्लूइड है सेमी सर्कुलर कैनाल्स में, वो फ्लूइड घूमता रहता है, वो घूमता रहता है और क्या एहसास दिलाता है कि हम अभी भी घूम रहे हैं जबकि हम नहीं घूम रहे होते। मस्तिष्क कंफ्यूज ही आ जाता है थोड़ा सा, है ना। कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, थोड़ा सा पागल हो जाता है मस्तिष्क। तो उसके कारण से हमको ऐसा लगता है कि हमको जो है वो चक्कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क बोल रहा है तो अभी भी घूम रहा है जबकि हम नहीं घूम रहे हैं। ये सब जो है अंतर्गत आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। तो कहाँ था मैं, फिर भूल गया। समन्वय, हाँ समन्वय। हमारी बॉडी में जो है वो नियंत्रण और समन्वय होता है। कंट्रोल कौन, हमारे अंगों पर कंट्रोल होता है, हमारे अंग जो है वो अपने आप से काम नहीं कर रहे होते, हम जो बोलते हैं वो काम कर रहे होते हैं। और अंगों के बीच समन्वय होता है। यदि जो है वो कुत्ता पीछे पड़ गया है तो हमको तेज भागना है, उसमें आपकी टांगे भी तेज चल रही होंगी, आप सांस तेज तेज ले रहे होगे ताकि ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति हो जाए और आप कुत्ते से तेज भाग पाओ। तो कोई भी खतरनाक कंडीशन में हमारा बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही होती है, हमारे अंग एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर रहे होते हैं, उसी को समन्वय बोल रहे हैं, उसी से कंट्रोल, उसी से जो है वो पूरा चैप्टर का मीन निकल रहा है। कैसे हो रहा है ये सब?
कैसे हो रहा है, कौन कौन से पार्ट इसमें भाग ले रहे हैं, और किस प्रोसेस क्या है, कैसी क्रिया हो रही है ये चीज, है ना, कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो इसमें पार्ट ले रही है, बॉडी के कौन से अंग हैं जो इसमें पार्ट ले रहे हैं। जिसमें से एक मेन चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमारे तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, हमारे नर्वस तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे, जिस नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है जो कि चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है हमारा ब्रेन। ब्रेन हमारा किस तरह से काम करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स किस तरह से हमारे लिए किस हद तक जो है वो कौन सा पार्ट कौन से काम के लिए जिम्मेदार होता है, वो चीज देखेंगे। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम बात करेंगे कि तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। इस डायग्राम से बहुत हद तक शॉर्ट में प्रतिक्रिया को समझाया जा सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर आपको हाथ से जो है वो ये गर्म चीज जो है वो छूता हुआ महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो त्वचा में जो है वो ग्राही कोशिकाएं जो है, ग्राही चीज है, जो सेंस करने वाली चीज है, वो गर्माहट को सेंस करेंगी, और सेंस करने के बाद देखो ये एरो जाते हुए दिख रहा है, संवेदी तंत्रिका कोशिका ये सिग्नल लेके जाएगा तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा, कहाँ पर, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में लेके जाएगा। रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, तो रीढ़ की हड्डी को इन्होंने काट के बनाया हुआ है, बीच में से ऐसा काट के बनाया हुआ है कि अंदर से जो है वो ये तंत्रिका तंत्र का जाल फैला रहता है रीढ़ की हड्डी में। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा रीढ़ की हड्डी जो है, तंत्रिका तंत्र का भी भाग है, और हमारे पूरे के पूरे सिग्नल को ले जाने के लिए जो है वो रीढ़ की हड्डी जिम्मेदार है। तो ये सिग्नल जो है वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा कहाँ ले जाया जाता है, मस्तिष्क में ले जाया जाता है, और फिर मस्तिष्क संकेत भेजता है, भाई क्या कर रहा है, इसको हाथ हटा, जल रहा है, यहाँ पर कोशिकाएं मर रही हैं, देखो गर्म चीज, देखो बड़े मजे आ रहे हैं गर्म हत्ता छूने में, कहाँ मजे आ रहे हैं, नहीं आना है, कोशिकाएं जल रही है, हटा हाथ। तो उसके बाद जो है मस्तिष्क वापस हाथ को संकेत भेजता है कि भैया अलग कर ले, मस्तिष्क चिल्ला रहा है जबरन में कि तू कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो तुरंत के तुरंत जो है वो हाथ हट जाता है। तो सोचो ये सूचना यहाँ से मस्तिष्क तक जाना, और मस्तिष्क का संकेत वापस आना इस हाथ के लिए कि कोशिकाएं जल रही है, हट जा भाई। उतना सा काम जो है, इतना मतलब इतना बड़ा काम जो है वो कुछ माइक्रो सेकंड में तय हो रहा था। आप कोई गर्म चीज छुओ, आप तुरंत हाथ पीछे कर लोगे, कितना माइक्रो सेकंड, कितना कम समय लग रहा है ना। वो कैसे हो रहा है, वही चीज जो है इसमें हम देख रहे होंगे। प्रतिवर्ती चाप का ये डायग्राम बहुत अच्छा। उसके बाद जो है वो मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, प्योरली मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये है कि इस साल ये वाले चैप्टर में से बहुत सारा हिस्सा जो है आपका हट चुका है। तो हम जो भी चीज देख रहे होंगे वो जीके के बारे में देख रहे होंगे, ताकि हमको पता हो इस चैप्टर में ये चीज थी, नहीं तो हमको उसके बारे में कभी जानकारी नहीं होगी, 10th क्लास में हमारा मिस हो जाएगा वो चीज, है ना। तो हम जो भी चीज यहाँ पर देख रहे होंगे वो जीके के लिए देख रहे होंगे, ताकि हमको नॉलेज रहे कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है वो किसके लिए जिम्मेदार है, प्रमस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, खोपड़ी किसके लिए जिम्मेदार है, और मध्य मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, कौन कौन से अंग, कौन कौन से भाग है इसमें जो क्या क्या काम कर रहा है, हाइपोथैलस क्या काम करता है, पीयूष ग्रंथि क्या कार्य करती है। कशिश का यहाँ पर बहुत अच्छा लेना देना होगा, पीयूष उसके भाई का नाम है क्योंकि, तो उसको समझ में आना चाहिए कि उसका भाई उसके मस्तिष्क में भी उपस्थित है, और उसके नहीं सभी मस्तिष्क में उपस्थित है उसके भाई के जैसे नाम वाली ग्रंथि। तो उसका भाई के जैसे जैसे उसका भाई कुछ ना कुछ काम करता होगा, सभी के मस्तिष्क में उसके है ना। कशिश सही बोल रहा हूँ ना मैं, भाई का नाम पीयूष ही है ना। हाँ भैया। हाँ, तो पीयूष ग्रंथि क्या काम कर रही होती है, अनुमस्तिष्क क्या होता है, और ये अच्छी मशरूम जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या काम कर रहा होता है ना। इसके बारे में हम जो है वो देख रहे होंगे। और रियल मस्तिष्क तो जाहिर सी बात है, हमको बिना बिना देखे उसके तो बात बनेगी नहीं, रियल में कैसे दिखाई देता है। हालांकि आप पहले देख चुके हो, लेकिन एक बार फिर से इसको पढ़ने के बाद देखने में थोड़ा सा जो और मजा आएगा ना, कि ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, कैसे जो है वो चीजें काम करती हैं। तो अच्छी बात यही है कि आपको रटना नहीं पड़ेंगी इसमें चीजें, केवल समझना पड़ेगी कौन सा भाग क्या काम कर रहा होता है। तो ये ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका तंत्रिका ऊतक कैसे काम करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। अब जैसा मैंने बायोलॉजी में बताया हुआ है, आपको जो है वो जो चीजें इंसानों के बारे में पढ़ना है वही पौधों के बारे में पढ़ना है। तो पौधों में समन्वय कैसे होता है, पौधों में समन्वय कैसे स्थापित होता है, समन्वय मतलब वही चीज, पौधों में भी जो है वो प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो तंत्रिका तंत्र जो है वो फैला हुआ रहता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एक बिल्कुल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मिलेगा, छुई मुई को छूने पर वो बंद क्यों हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। तो मैंने, अगर आपने पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा तो मैंने कोशिश करी होगी उसको टालने की, या फिर केवल समझाने की कि वो कैसे जो है वो बंद हो रहा होता है,
कैसे उसका तंत्रिका सिस्टम, तंत्रिका नर्वस सिस्टम उसका जो है वो काम कर रहा होता है, समन्वय कैसे स्थापित करता है, वो क्यों हो जाता है, मैंने कोशिश करी होगी। यहाँ पर मैं कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जो है वो समन्वय आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना ही होगा कि छुई मुई कैसे जो है वो अपने आप को बंद कर लेता है छूने पर। छुई मुई को इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, है ना। इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे कि छुई मुई जो है वो कैसे बंद हो जाता है। एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे अपन कि कैसे पानी की कमी जो है वो छुई मुई को बंद होने पर मजबूर कर देती है, और कितना दिमाग वाला पौधा है, उसके लिए जो है एक वीडियो देख रहे होंगे। तो वही चीज जो है यहाँ पर हम पौधों के बारे में देख रहे होंगे कि पौधों में ये कैसे हो रहा होता है ना। इसमें जो है वो एक गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ऐसे अनुवर्तन आएंगे आपको कि ये क्या होते हैं, कैसे जो है वो पादप को प्रभावित कर रहे होते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, कुछ अनुवर्तन अनुवर्तन आएंगे जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और वो पौधों के बारे में बता रहे होंगे, पौधों में कैसे ये चीज जो है वो हो रही होती है। अगला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन जो है वो बहुत हद तक जो है हमारे बॉडी को नियंत्रित कर रहे होते हैं, बॉडी को जो है वो समन्वय, कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। मेल और फीमेल दोनों में ही जो है वो तरह तरह के हार्मोन छोड़े जाते हैं, और वो हार्मोन अलग अलग क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेल और फीमेल में यहाँ तक के जो ऑर्गन है, यहाँ तक के जो ऑर्गन है, जो कुछ ग्रंथियां हैं, जो कि क्या छोड़ती हैं, हार्मोन छोड़ती हैं। तो ये हार्मोन जो है वो सेम है, इवन दो ये वाले दो हार्मोन भी सेम है, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि और हार्मोन, यहाँ तक का हिस्सा बिल्कुल सेम है। और जो हिस्सा मेल और फीमेल को अलग बनाता है, वहीं जो है दोनों में अलग अलग हार्मोन भी पाए जाते हैं। मेल्स में जो है वो वृषण पाया जाता है जिसमें एक अलग प्रकार का हार्मोन रहता है, और फीमेल में जो है वो अंडाशय पाया जाता है जिसमें अलग प्रकार का हार्मोन रहता है, जो एक अलग प्रकार का हार्मोन छोड़ रहा होता है। ये हार्मोन क्या कर रहे होते हैं, ये हार्मोन हमारे बॉडी में समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए अंगों के बीच बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। हार्मोन क्या है, हार्मोन बेसिकली कुछ केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। उन हार्मोन्स के कारण से क्या हो रहा है, हमारी उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है भोजन से ऊर्जा निकालने वाली बात है, तो भोजन से ऊर्जा निकालने वाली बात जो है वो कंट्रोल हो रही है। कई हद तक आपने एक चीज सुनी होगी, आपको हार्मोन के बारे में या हार्मोन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने शुगर की बीमारी के बारे में सुना होगा। शुगर क्या है, शुगर, शक्कर की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जाना शुगर की बीमारी कहलाता है। शक्कर की बीमारी, शुगर पेशेंट बोलते हैं ना, शुगर पेशेंट हो गए। तो बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं कोई भी चीज, वो बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही होती है। ग्लूकोज एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है। हम जो भी चीज खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो जटिल कार्बनिक अणु है उसको सरल कार्बनिक अणु में तोड़ा जाता है। ये पाचन में पढ़ा हुआ है अपन ने कि जो प्रोटीन है वो जो है वो एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है। प्रोटीन जटिल कार्बनिक अणु है, एमिनो एसिड सरल कार्बनिक अणु है। हमारी बॉडी किसको एक्सेप्ट करती है, प्रोटीन को कन्वर्ट करती है एमिनो एसिड में, और वो एमिनो एसिड जो है वो बॉडी में जो है एब्जॉर्ब होकर जो है वो कोशिकाओं के लिए काम कर रहे होते हैं, कोशिका को बढ़ाने के लिए, नई कोशिका बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम कन्वर्ट करते हैं बेसिक ग्लूकोज में, C6H12O6 में, उसमें कन्वर्ट करते हैं, और C6H12O6 जो है वो हमारी कोशिकाएं यूज कर रही होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बनिक अणु है, ग्लूकोज या C6H12O6 जो है वो सरल कार्बनिक अणु है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है बॉडी ग्लूकोज में, ऐसे ही जो है वो फैट को भी कन्वर्ट करती है फैटी एसिड में, ताकि वो फैटी एसिड जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो यूज करिए जा। फैट जो है वो जटिल कार्बनिक अणु है, फैटी एसिड जो है उसी वसी अम्ल में कन्वर्ट कर लेना जो है वो सरल कार्बनिक की होगी। पूरी बॉडी इसी तरह से काम कर रही होती है। तो बताना ये चाह रहा था मैं, हम कुछ भी खाते हैं अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है, जैसे गेहूं, गेहूं अगर हम नॉर्मल ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज जो है वो गेहूं खाने से भी बन रहा होता है, शक्कर की मात्रा गेहूं खाने से भी बढ़ रही होगी। अब आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार, शक्कर खा रहे हैं, तो हमने तो सोचा था कि जो शक्कर की बीमारी होती है शक्कर ज्यादा खाने की वजह से हो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप केवल शक्कर ज्यादा खाना कम कर दोगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, पागलपंती वाली बात कर रहे हो आप। हाँ, कुछ हद तक शक्कर जिम्मेदार है, आप डायरेक्ट जो है वो शक्कर खा रहे हो तो उसके कारण से बहुत हद तक जिम्मेदार है वो, लेकिन खाने में भी शक्कर होती है, मतलब गेहूं की रोटी में भी जब आप खा रहे होते हो उससे भी आपकी जो है वो शक्कर बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगा, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनाएगी। बॉडी क्या करती है, इतनी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बन रहा है यदि, तो बॉडी क्या करती है, एक हार्मोन जनरेट करती है।
एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन हार्मोन है। वो इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको खत्म कर देता है। वो इंसुलिन एक्स्ट्रा शुगर जो है वो खत्म कर देता है, और केवल जो काम की शुगर है, जो काम के लिए शक्कर है, वो वही जो है बॉडी में यूज कर रहा होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि केमिकली हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और वो क्या करता है, शक्कर की मात्रा को नियंत्रित कर रहा होता है। अब किसी कारण से वो इंसुलिन कम बन रहा है, बॉडी में कम बन रहा है, तो क्या होगा, वो शक्कर को नहीं खा पाएगा। मतलब बेसिक भाषा में बोलूं, शक्कर को नहीं खा पाएगा तो शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी, और आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो इंसुलिन एक हार्मोन है। वैसे ऐसी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो बॉडी में जो है वो अच्छा, एक हार्मोन जो है वो बॉयज में निकलता है, मेल्स में निकलता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो हार्मोन है। और वो किस लिए जिम्मेदार है, बॉयज को बॉयज बनाने के लिए जिम्मेदार है। आप देखोगे, अगर लड़के लड़की में फर्क देखोगे, तो जो अंगों का फर्क है, आप बच्चे में भी देखते हो कि जो आपको बॉडी अलग दिख जाती है, बॉडी पार्ट्स अलग अलग हैं दोनों के, जो ऑर्गन है वो अलग अलग है। तो एक हार्मोन जो बॉयज में निकलता है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। उसके कारण से, टेस्टोस्टेरोन के कारण से बॉयज गर्ल्स की तुलना में अलग हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको देखने को मिलेंगी। बॉयज की आवाज, बॉयज की आवाज भारी होगी, थोड़ी सी आवाज भारी होगी। फिर उसके बाद बॉयज की मूंछ आएंगी, मूंछ जो है वो इस एरिया में बाल आएंगे, मूंछ दाढ़ी के बाल आएंगे। गर्ल्स में नहीं होता, गर्ल्स की आवाज पतली होती है, ये दाढ़ी के बाल नहीं आएंगे, है ना। ऊपर से बॉयज में सीना जो है वो ज्यादा खुला, ज्यादा नहीं निकलेगा, गर्ल्स में रहता है। दोनों में फर्क है, किस कारण से ये फर्क, केवल और केवल जो है इसके लिए जिम्मेदार है हार्मोन। बॉयज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि उनको इस इन सब चीजों में, आवाज भारी होना, दाढ़ी पे बाल आना, इन सब के लिए, सीने पर बाल आना, इन सब के लिए जो है वो जिम्मेदार है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन गर्ल्स में नहीं होता है। गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन की जगह पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो गर्ल्स में गर्ल्स वाली चीजें लाता है ना। पतली आवाज होना, मूछ नहीं होना, मूछ के लिए जिम्मेदार नहीं है एस्ट्रोजन, है ना। और उसके बाद जो है वो सीना का ज्यादा बड़ा होना, तो वो चीज जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से होता है। वैल्यू समझ रहे हैं हार्मोन की कितनी ज्यादा है। अच्छा, बोल रहे हैं कि हार्मोन केवल इंसानों में पाया जा रहा है, क्या पादपों में नहीं है? तो जी हाँ, पादपों में भी हार्मोन होता है। तो यही चीज जो है, सेकंड पोर्शन जो है इस चैप्टर का हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, कि पहले सीखेंगे हम कि इंसानों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, और उस हार्मोन के बाद जो है वो पौधों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं और वो क्या काम कर रहे होते हैं। तो इंसानों के कुछ हार्मोन देखेंगे, उनके काम देखेंगे, किस हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, एक बीमारी सुनी होगी आप लोगों ने, थायराइड की बीमारी। थायराइड थायराइड बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई आजकल, बहुत सारे लोगों को हो रहा है थायराइड की बीमारी, थायराइड की बीमारी। जानकर हैरानी होगी, थायराइड भी एक जो है हार्मोन है, और उसी हार्मोन के कारण से कैसे थायराइड की बीमारी हो जाती है और क्या बॉडी पर असर पड़ता है, इस चैप्टर में सीख रहे होंगे, है ना। थायराइड ग्रंथि होती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो स्रावित कर रही होती है। वो ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क के कंट्रोल में रहती है, सीधे सीधे सीधे। तो वो किस प्रकार से जो है वो हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव हो जाती है, और किस प्रकार से जो है वो हमें थायराइड की बीमारी हो सकती है, वो इस चैप्टर में हम देख रहे होंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अगर डायग्राम पे ही फंसे रहोगे, इस पे जो है वो देखते रहोगे कि यही डायग्राम देखकर जो इंटरेस्ट आएगा, तो बाकी चीजें मिस हो जाएंगी। डायग्राम पे देख के साथ आपके पुराने जनरेशन के लोग जो है वो इस पर फंसे रहते थे, आपको इसके आगे बढ़ना है। अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो नई चीजें नहीं सीखोगे, है ना। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का वर्णन भी आएगा कि हम क्या होते हैं। यहाँ पर कुछ हार्मोन लिखे हुए हैं जो कि इस ग्रंथि से निकलते हैं, वो भी लिखे हुए हैं, और क्या कार्य करते हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ जो है वो चैप्टर खत्म हो जाता है। हार्मोन जो है यहाँ पर पौधों के बारे में, पौधों के हार्मोन के बारे में भी आएगा, कि पौधों में हार्मोन कौन से होते हैं, जंतुओं में हार्मोन। यहाँ पर जो है वो आएगा। अब पहली बात अपन बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वो कौन सा पोर्शन पढ़ना है हमें, कौन सा हट गया है। तो एक बार थोड़ा सा पहले वो नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम ज्यादा फोकस जो है वो उस पर तो करें। खैर के ब्लूप्रिंट देख लेते हैं एक बार। अरे ब्लूप्रिंट यहाँ पर होगा ना मेरे पास, तो ओ डिलीट हो गया है। बताओ, मैंने सबको बच्चों को दिया है और मेरे पास ही ब्लूप्रिंट नहीं है। मेरा
सिस्टम फॉर्मेट हुआ इसके कारण से वो डिलीट हो गया है। तो चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया होगा मेरे ख्याल से। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो पहले लेक्चर में आपको बता सकूं कि इस चैप्टर में जो है वो हम ये चीज जो है वो देखने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे कि हम इस चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट चीज मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं, कि मस्तिष्क कैसा होता है। तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे कि कैसे जो है वो आपका मस्तिष्क काम करता है। दूसरा ब्लूप्रिंट खोल दिया मैंने गलती से। इस वाले ब्लूप्रिंट के आदेश में लिखा हुआ है साफ साफ कि इस बार आपका परीक्षा पैटर्न बदला रहेगा। पहले 80 100 मार्क के क्वेश्चन होते थे आपके, 100 मार्क के क्वेश्चन होते थे, अब पेपर आते थे। और अब जो है वो 80 मार्क के आएंगे। हिंदी इंग्लिश हाई स्कूल में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत ये सब 80 नंबर के पेपर आएंगे। पहले केवल साइंस आता था 80 नंबर का, 20 नंबर प्रायोगिक होता था। अब सभी के पेपर जो है वो 80 80 नंबर के आएंगे आपके। ऐसे ही 12th का भी दिया हुआ है, प्रायोगिक विषय में भी दिया हुआ है। 70 30 के हो गए हैं उनके पेपर हायर सेकेंडरी के। तो जो हिंदी इंग्लिश है वो 80 80 नंबर के पेपर आएंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट के विषय पेपर हैं वो 70 70 नंबर के आएंगे। यही लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है वो स्वाध्याय स्थायी मतलब जो प्राइवेट स्टूडेंट रहते हैं उसके लिए लिखा हुआ है। तो वो आदेश आ चुका है, तो चांसेस कम है। और आपका ब्लूप्रिंट भी जो है वो 80 मार्क पे बन चुका है, तो ब्लूप्रिंट चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए मैंने आपको फोटोकॉपी करवाने का बोला है। लेकिन फोटोकॉपी करवाते समय मैंने आपसे जाहिर कर दी है ये बात कि भैया अभी रिस्क है ब्लूप्रिंट प्रिंट करवाने में। अंशिका आपसे भी बोलना चाहूंगा मैं, अगर आप जो है इस ब्लूप्रिंट को अपने हाथ में रखें, परीक्षा बोर्ड का इंतजार ना करें। परीक्षा बोर्ड वैसे आ जाएगी इस मंथ के आखिरी तक, लेकिन मैंने बच्चों को स्पेशली बोला है कि आप ये ब्लूप्रिंट जो है अपने हाथ में रखें। आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। तो यदि आप प्रिंट आउट निकाल वहां पर अगर सस्ते निकलते हैं तो प्रिंट आउट ये जरूर अपने हाथ में रखिए, मोबाइल में रखिए। और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपने चैप्टर्स मैंने बच्चों को क्या किया हुआ है, अपनी बुक में जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है ना उसमें पहले पेज पर ही बता देता हूँ बच्चों को कि इस मार्क का क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से इतने मार्क का क्वेश्चन आएगा, ताकि हमारे दिमाग में बैठे रहे, हम उसी के हिसाब से तैयारी करें। ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर है और हम उसमें जो है 5 नंबर की तैयारी करें। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इस ब्लूप्रिंट को जो है मोबाइल में रखो। मैं शॉर्ट वाला दे दूंगा क्योंकि इसमें 9th और 12th 9th से लेकर 12th तक सभी के हैं। मैंने इसको कट कट करके शॉर्ट कर दिया है। 10th वाले ही है वो मैं आपको भेज दूंगा, वो लिख लीजिएगा। और साथ साथ जो पोर्शन हटा हुआ है बुक में उस पर भी फोकस करेंगे थोड़ा सा। तो जो पोर्शन हटा है 7th में नियंत्रण और समन्वय में 7.1.3 से अंत तक हटा दिया गया है। 7.1.3 से बहुत ज्यादा पेपर हटा है, 7.1.3 से आखिरी तक हटा दिया गया है। तो देखिए 7.1.3 तक कहाँ आता है, 7.1.3 तक आता है। ओहो, तंत्रिका तंत्र तो है, मस्तिष्क भी है। चलो ये अच्छा हुआ। ऊतक संरक्षित कैसे होते हैं, बस तंत्रिका ऊतक काम कैसे करता है ये हटा दिया गया है। पादपों में समन्वय हटा दिया गया है, छुई मुई को हटा दिया गया है। और हार्मोन्स भी हटा दिए गए हैं, हार्मोन्स नहीं पढ़ना है। तो आपको केवल स्टार्टिंग के 3 पॉइंट ही जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आना कितने मार्क्स का है इस चैप्टर में, तो वो भी आप लोग जो है खास तौर पर लिख लीजिए कि चैप्टर में पहले पेज पर आपको 3 मार्क्स का केवल आएगा, और तीनों ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। वाह, इसमें से क्वेश्चन नहीं आना है तो रटने वाली बात तो खत्म हो गई। तो अपन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे जब मैं पढ़ा रहा हूँगा। तो अच्छा, एक और बात, अब जिस इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आने ही हैं, तो अपन फेयर कॉपी में इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं लिखेंगे, है ना। फेयर कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर नहीं लिखेंगे 7 चैप्टर के। हम केवल ऑब्जेक्टिव लिख रहे होंगे। क्यों, तो क्यों हम जबरन में लिखने का टाइम वेस्ट करें। जब ऑब्जेक्टिव आना है, सरकार ने हमें किया हुआ है, तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं लिख रहे होंगे, हम केवल और केवल ऑब्जेक्टिव लिख रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे चैप्टर को। बढ़िया है, चलो अब भैया कुछ। हाँ, भैया पहले ऋषि बोल देने थे अंशु को, फिर उसके बाद आप बोलिए। उसने पहले बोल दिया था। भैया आप हाँ बोल ऋषि, रहे थे आप 15 चैप्टर नहीं करवाएंगे। 15। 15 चैप्टर में क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। करवाऊंगा नहीं मतलब, मतलब आपने बोला था फेयर में नहीं लिखेंगे। अरे यार 2 नंबर का क्वेश्चन है यार, 15 नहीं 14 जरूर। 14 में अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी नहीं छुड़वा सकता। 16वां नहीं करवाऊंगा, 16वां में जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो 16वां नहीं करवाऊंगा। 15वां क्यों हटवाऊं यार, 15वां में 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। भैया आपने बोला था। मैंने बोला था ऐसा, शायद बिना हाँ। बिना ब्लूप्रिंट देखे बोल दिया होगा। 16वां नहीं करवाऊंगा। 15वां के जो है हम 2 नंबर के क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे सोशल साइंस में कर रहे हैं ना अपन। 2 2 मार्क के क्वेश्चन जो है वो लिख लेंगे, लेकिन लिख लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, बेफिक्र रहो। ये 3 चैप्टर की बिल्कुल फिक्र मत करो, है ना। इसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। बस वो कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। हाँ अंशिका बोलो, क्या क्वेश्चन है।
भैया अगर 7 पार्ट याद ना करें उसके क्वेश्चन आंसर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव ही आएंगे इसमें से। अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड रहा है, ब्लूप्रिंट से पेपर हटते नहीं है नॉर्मली। एक बार ऐसा हुआ है, सोशल में हुआ है पिछले के पिछले साल, सेकंड ईयर में, मतलब आज से 2 साल पहले। उसमें थोड़ा सा ब्लूप्रिंट से हट के आ गया था पेपर। मतलब जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आने चाहिए तो उस एक चैप्टर से बहुत ज्यादा आ गए, दूसरे चैप्टर से आए नहीं, ऐसा हो गया था। तो कुछ हद तक जो है वो ऐसा रहता है। और इस चैप्टर का मैं इतिहास बता दूं, इस चैप्टर में जो है ज्यादातर अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं इसमें, 3-4 अंतर हैं। तो वो अंतर अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अंतर एक बार देख लीजिएगा। और हम जीके के लिए हिसाब से तो पढ़ ही रहे हैं, अगर उसके बाद भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कम से कम इतना होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में कुछ तो पता हो। फिर क्योंकि ब्लूप्रिंट्स में से नहीं आया है वो क्वेश्चन, तो उसके हो सकता है बोनस मार्क्स आपको दिए जाए, क्योंकि हटा दिया गया था, उसके बाद पूछा गया है, अगर पूछा जाता है तो मंडल उसके बोनस मार्क्स देता है आपको, है ना। तो हम वैसे तो मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए ये चैप्टर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ रहा है, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ा के खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाया इसलिए जा रहा है आपको, ताकि आप जो है उस क्वेश्चन के, उस चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके इमरजेंसी में, अगर आ जाता है बाय चांस, बाय चांस। केवल 1%, 99% श्योर है कि इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे बड़े मार्क्स के, केवल 1% चांस है, क्योंकि टफ बनाने के चक्कर में जो है वो ब्लूप्रिंट से छेड़खानी करे टीचर और दे दे, केवल 1% चांस है ना। तो बेफिक्र रहो, बड़े क्वेश्चन के आंसर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, ऑब्जेक्टिव फोकस करो। कुछ, हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीज जो है वो एक बार आपको, एक बार पढ़ना तो बनता ही है ना क्वेश्चन आंसर, ताकि इमरजेंसी में अपन उसके क्रॉस हो सके। तो मैं तो इसी तरह से तैयारी करवाता हूँ, बाकी। भैया हाँ, और जो हट गए जैसे छुई मुई, तो उसका थोड़ा मोटा मोटा नॉलेज दे दोगे आप, क्योंकि बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल समझ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चैप्टर पूरा पढ़ाने वाला हूँ, आप बेफिक्र रहो इस बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, चैप्टर में से बहुत सारी चीजें हट गई हैं, तो आप बेफिक्र रहो कि मैं ये हार्मोन नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर पादपों पे समन्वय नहीं पढ़ाऊंगा। पादपों पे छुई मुई को बताना जरूरी है। तत्काल ये जो पादपों में हार्मोन कैसे काम करते हैं, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ये क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कम से कम। गुरुत्वानुवर्तन कैसे काम करता है, प्रकाशानुवर्तन कैसे काम करता है, जलानुवर्तन कैसे काम करता है, बेसिक तो कम से कम पता ही होना चाहिए। तो आप बेफिक्र रहो, मैं ये चैप्टर पूरा ही पढ़ाऊंगा लगभग लगभग। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कम फोकस कर रहा हूँ उस पर, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं उसको समझाने के लिए, इस पर ज्यादा फोकस करूंगा जो कि आपको आना है, जिसमें से आना है आपको, उसमें से भी ऑब्जेक्टिव आना है, तो उसके ऑब्जेक्टिव बेस पर जो है हम उसकी तैयारी कर रहे होंगे। ताकि जो है वो पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर, बेफिक्र रहो आप उस बारे में। क्योंकि जीके के बारे में आपको कम से कम 10th क्लास में ये बोलने को नहीं होना चाहिए कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके लेकिन आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर अपन पहले आज जो बात करते हैं वो हम बात कर लेते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा, कि तंत्रिका नर्वस सिस्टम कैसे हमारा जो है दिख रहा होता है, नर्वस सिस्टम कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, एनिमेशन एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। हाँ, न्यूरॉन ऐसा कुछ दिखाई देता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप 9th क्लास में भी देख चुके हैं। ये एक न्यूरॉन है, इस तरह का बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम का जो है वो निर्माण कर रहे होते हैं। साउंड नहीं आ रहा होगा, साउंड की जरूरत है क्या, है तो वैसे। Here, we'll start from the most important ये ones, देख, which are going through your spine. ये आपके तंत्रिका सिस्टम का एक तरह से रॉ डायग्राम है। अब इसमें से बाकी अंग हटा दिए गए हैं, केवल तंत्रिका तंत्र बताया गया है, मस्तिष्क से कैसे पूरे अंग जुड़े हुए हैं। And your brain. यहाँ से पूरी मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी में आती है, और रीढ़ की हड्डी से ही पूरी This डिस्ट्रीब्यूशन thick चल रहा होता cluster of nerves is called the central nervous system, है। ये पूरे नर्वस सिस्टम जो है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका or तंत्र कहलाता है। CNS. इसको शॉर्ट में सीएनएस बोलते हैं। It's responsible for everything you do, from आप जो भी कर रहे होते हो उसके लिए यही जिम्मेदार है। breathing to tapping your finger on the side of your सांस smartphone लेना हो, while मोबाइल waiting until चलाना I हो। get to the topic already. When a signal gets to the CNS in the brain, ये स्ट्रक्चर मेसी दिख रहा है मुझे, तो ये मेसी है। तो मस्तिष्क में जो है सिग्नल from आते हैं जब, any part in the body, it sends back a command to react according to the situation. Pinch yourself now. Yeah, please do it. Ow!
उसको चिमटी नोचा तो क्या हुआ उसकी The बॉडी place में? you've just pinched has a lot of neurons, just like anywhere else. जैसे ही आपने उसको पिंच किया, जैसे ही चिमटी ली, वहां की कोशिकाएं जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, When you सेंसिटिव press the कोशिकाएं, skin, they flared up and और वो sent the सिग्नल भेजती information हैं कहाँ about पर? pain to the brain, मस्तिष्क में। which reacted by sending back a message that it फिर उसके hurt. बाद It all happened in less than a millisecond. मस्तिष्क वापस संकेत भेजता है कि कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा है, और बहुत कम समय में होता है ये चीज, But the signal traveled several feet there and back. और कम से कम कुछ फीट सिग्नल तय करता है, उसके बाद भी ये माइक्रोसेकंड में, बहुत कम सेकंड में होता है। हाथ से लेकर कम से कम, हाथ अगर हाथ में चिमटी नोची हुई आपने, 1 2 3 4, कम से कम 4 4.5 फीट उसको चलना पड़ Let's रहा है। go to the spinal cord now and उसके बाद भी जो है वो इतना फास्ट काम carry करता out a है। ये little स्पाइनल कॉर्ड है experiment. हमारी, On the count of one, I'll रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। sever the connections between the neurons here, and you'll न्यूरॉन्स ऐसे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। अब बच गए क्या? न्यूरॉन्स see what इस प्रकार happens. से जुड़े रहते हैं। Ready? One. See, you've just become limp from your waist down and can't feel anything in your legs. It's because your CNS can't figure out where they are. Okay, restoring the connections now. Don't worry. This is why both your brain and spinal cord are naturally protected by bones, the skull, and the vertebrae. Inside the spinal column, there's also स्पाइनल कॉर्ड बता रहे हैं कि कैसे हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो दिखाई देती है। cerebrospinal fluid, a liquid एक लिक्विड भरा हुआ रहता है हमारी रीढ़ की हड्डी में, substance that protects the nerves, helps better conduct signals, and gets rid of waste. और वो लिक्विड जो है वो हमारा मदद करता है काय में, प्रोटेक्ट द नर्व्स, तंत्रिकाओं की रक्षा में, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी रक्षा में, हेल्प्स बेटर कंडक्ट सिग्नल को भेजने के लिए, आवन जावन के लिए आसानी से भेजे जा सके उसको, उसके लिए जिम्मेदार। गेट रिड ऑफ वेस्ट, जो अपशिष्ट है, फालतू की चीजें, उसको निकालने के लिए वो लिक्विड जिम्मेदार होता है। हमारे रीढ़ की हड्डी में Okay, लिक्विड भरा हुआ now रहता है। let's take a closer look at all the rest of the nerves, starting with the ones at the tips of your fingers. Everything that's not the CNS is called peripheral nervous system, or सीएनएस के अलावा भी जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है। PNS. Will इसको you शॉर्ट में kindly wave पीएनएस your बोलते हैं। hand now? Thanks. You've been able to do that because your brain consciously sent several million signals to the peripheral nerve अगर आप हाथ हिला रहे हो, केवल बाय बोल रहे हो, तो आपको इस दौरान मस्तिष्क जो है वो लाखों सिग्नल भेज रहा है हाथ को वेव करने के nerves लिए। in your shoulder, forearm, wrist, and hand. Together, they made a common effort to lift your arm, fix it in a certain position, and wave the hand from side to side. And responsible for this effort is your voluntary or somatic nervous system. Your eyebrows going up at this fact are also controlled by the same nerves. और अगर हम पल के ऊपर करते हैं, हाथ की मूवमेंट करते हैं, तो ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा Did you रहता है, count how वो वही many कर रहा breaths होता you है। took while listening to my rambling? और आपने कभी गौर किया है, आप वीडियो देखते समय कितनी बार सांसें ले रहे हो? मेरे ख्याल से कोई गौर नहीं करता। जब वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो सांसों पे फोकस नहीं जाता, हम कितनी बार सांस ले रहे हैं। Beats your heart had made. You shouldn't have. These things are regulated by your vegetative or involuntary सांस लेना या फिर हार्ट का धड़कना, वो जो है वो अलग हमारे से वेजिटेटिव और इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के द्वारा nervous अलग अलग system. तंत्र का Your बता रहे हैं। CNS 10th में sends तो नहीं signals होता to है, the इतना ज्यादा periphery डीप में नहीं and होता है, tells your heart to beat, तो your respiratory ये system कुछ to ज्यादा let ही the है, air ज्यादा in डीप and में, out, इतना डीप में and नहीं even होता है। your bowels to digest the food you eat. फूड डाइजेस्ट करने में भी जो है वो Now, तंत्रिका, हमारा blow तंत्रिका तंत्र all the जिम्मेदार air होता out है। of your lungs अगर and हम hold your सांस breath ले for रहे as हैं, long as you can. Okay, बोल this रहे will हैं take some रोक कर time. रखो सांस So को। fast forward to the point where you start wanting to breathe in. Letting the air out and holding your breath are your conscious system. So वॉलंटरी itself from नर्वस सिस्टम जो है वो beacons, आपको and your brain अलग अलग change. नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। इतना डीप में Great. जाने Now की जरूरत नहीं है अपन को। I जब get ठंड an लग रही idea. है तो कपकपी आ रही है, वो सब चीजें हमारा No जो है वो bearing if you start over बताने एग्जाम्पल बता रहे हैं कि because your नर्वस neural सिस्टम कितना connections are जरूरी है, able to नर्वस it is सिस्टम कैसे and काम your कर रहा है। CNS ये doesn't waste हमारा जो है time creating new links. एनिमेशन You के fall माध्यम से again. केवल यही दिखना चाह रहे थे कि नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है ना। तो मेरे ख्याल से मेन बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। कल से चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपन, और देख रहे होंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या, ये तो केवल एक बड़ी पिक्चर हुई आज चैप्टर की, कल बात करेंगे इसमें और ज्यादा डीप में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। कल क्या दिन है? अभी कल से छुट्टी लगे ना तुम लोग की, तो ठीक है, अपनी टाइमिंग यही रखते हैं। कल मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।
भैया गुरुदेव भैया। हाँ पूछो। भैया क्लास लगेगी, लगाओगे कल आप कल तो क्लास? नहीं है, कल नवमी है ना, तो उन लोगों के यहाँ पूजा भी होगी। कल नहीं है, दशहरे की क्लास का आपको बता दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा आपको दशहरे पे कब आना है। पर्टिकुलरली आपको पर्सनल मैसेज जाएगा ब्रॉडकास्ट मैसेज में कि कब आना है आपको दशहरे के दिन। तो दशहरे के बाद, दशहरे वाले दिन ही अपन तय कर लेंगे कि अगले दिन कब क्लास लगना है ना, क्योंकि छुट्टी इतनी ज्यादा दे के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो दशहरे वाले दिन अगली क्लास के बारे में बता दूंगा आपको। क्लासेस लगेंगी बेटा, सोच रहे हो आप दशहरे को भी छोड़ रहा हूँ मैं? दशहरे को भी नहीं छोड़ रहा हूँ, नवमी को केवल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि सुबह पूजा होती है कई बच्चों के यहाँ, तो इसलिए सुबह जो है वो नहीं लगा सकते अपन नवमी के दिन। नहीं तो मैं नवमी को भी लगा लेता, है ना। और मैं नवमी के दिन थोड़ी सी तैयारी भी करना चाहता हूँ आगे की क्लासेस के लिए। तो आपको दशहरे के दिन का टाइम बता दिया जाएगा, दशहरे के दिन क्लास है आपकी 11 को, कब क्या क्लास रहेगी उसके बारे में दशहरे को डिसाइड हो जाएगा, ठीक। भैया आप 10 के बाद ही लगाने, क्योंकि मैथ की क्लास रहेगी 9 बजे। बिल्कुल बिल्कुल, अपन उसके हिसाब से टाइम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और दशहरे वाले दिन तो आपकी क्लास मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी क्लास 10 के आसपास ही रहेगी, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं बेटा। जय गुरुदेव।